अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हम आज मज़ीद अपडेट्स लेके आए हैं जो साबिक DGI और साबिक कोर कमांडर पेशावर, साबिक कोर कमांडर बहावलपुर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक। और आज हम आपको बताएंगे कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ़्तार करने के लिए क्या फ़ौज के अंदर क्या मामलात किस तरह से चले, क्या चेन ऑफ कमांड थी, कहाँ पे मुलाकात हुई, कहाँ पर ये चीज़ें तय पाई, उस पर भी बताएंगे। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अब मज़ीद कितनी गिरफ़्तारियों का इसके फॉलोअप में होने का इम्कान है, वो भी बताएंगे। इसके अलावा आपको कुछ नाम भी बताएंगे जो हमें ज़राए बता रहे हैं कि ये लोग आने वाले दिनों में अरेस्ट होंगे और इनका ताल्लुक भी फ़ौज से ही बताया जा रहा है। और इसके अलावा भी ये जो हम नाम आपको बताएंगे, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि बाकी जो जितने लोग हैं जो फॉलोअप में गिरफ्तार होने वो सारे फ़ौज के हैं, और भी लोग जिसे कहते हैं ना आएंगे जद में, तो उस सब पर हम आपको डिटेल्स बताएंगे इस तमाम ऑपरेशन की। तो देखिए, लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद कोई आम अफसर नहीं थे, वो फॉर्मर DGI थे। उन्होंने 2 कोर्स को कमांड किया हुआ था। 2017 ऑनवर्ड्स जैसे कहते हैं ना अपनी रिटायरमेंट के दिन तक वो फ़ौज के एक बहुत ही ताकतवर लेफ्टिनेंट जनरल थे। और उनके दौर में बहुत कुछ हुआ और उनकी पेनिट्रेशन फ़ौज में बहुत ज़्यादा थी और उसकी वजह उनकी पोजीशन भी थी। ज़ाहिर बात है, जब आप DGI रहे हों तो DGC रहे हों ISI के, आपके बहुत ज़्यादा आपने लोगों के साथ काम किया होता है, उनसे काम लिया होता है, आपके पास बहुत कुछ होता है, बहुत से अफसरान के आपके पास राज होते हैं, तो आप बहुत सेंसिटिव पोजीशन पे जब आपने काम किया हो, तो फिर अगर आपके साथ कुछ होना तो उसके लिए भी फ़ौज के इदारे को बहुत सोचना पड़ता है, बहुत देखना पड़ता है कि कैसे डील करना है, कौन करेगा, कहाँ पर करेगा, क्या होगा, बैकलैश क्या आ सकता है, और अगर बैकलैश को कंट्रोल करना होगा कि कोई बैकलैश ना आए तो उसके लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। फिर यह है कि ग्राउंड पर पूरा वर्क किया जाता है कि इट्स नॉट अबाउट ओनली फैज़ हमीद, क्या हमें और भी लोगों को साथ लेना होगा, क्योंकि ये नहीं है कि एक सुबह आपको पता चला जी अच्छा नहीं टॉप सिटी वाले मामले में फैज़ हमीद मुलव्वस, अच्छा अरेस्ट कर लो, फिर बाद में इंक्वायरी करते रहेंगे, अगर किसी और का नाम इसने लिया तो अरेस्ट कर लेंगे। नहीं, इस तरह नहीं होता। इस लेवल के ऑफिसर को उठाने के लिए बहुत सा होमवर्क किया जाता है। और जैसे कि हमने आपको पहले दिन जब गिरफ्तारी हुई, हमने जो वीलॉग किया था उसमें हमने एक्सक्लूसिवली बताया था कि फ़ौज की क़यादत को फ़ौज के सीनियर अफसरान पिछले कुछ अरसे से ये कह रहे थे कि जब तक इमरान खान तो अंदर है, लेकिन जब तक जो मेन हिटमैन है वो नहीं पकड़ा जाएगा तो फ़ौज के अंदर और फ़ौज के बाहर मामलात उस तरह से कंट्रोल में नहीं आएंगे। और वो हिटमैन का वर्ड जनरल फैज़ हमीद के बारे में यूज़ करते थे, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के बारे में। तो वो एक पूरा माहौल था, उसमें ये गुफ्तगू शनीद जारी रहती थी, आर्मी चीफ से भी जारी रहती थी, और हर लाइक जो की उनके आप कह लें कि उनके जो क्लोज सर्कल था उसमें ये अंडर डिस्कशन रहता था। जनरल फैज़ हमीद की सरगर्मियाँ रिपोर्ट होती रहती थी, सब कुछ चलता रहता था। तो उसमें फिर ये जब गिरफ्तारी का फ़ैसला हुआ तो उसके बाद ये भी फ़ैसला हुआ कि कौन कौन और लोग इसकी जद में आ सकते हैं और उन सबको कब कब किस किस अंदाज में हिरासत में लेना होगा, जनरल फैज़ हमीद को किस तरह से हिरासत में लेना होगा, क्या होगा। और इसके लिए जिस सुबह उनको हिरासत में लिया गया, सबसे दिलचस्पी की बात यह है कि उससे एक शाम पहले तक ये गिरफ्तारी का फ़ैसला सिर्फ 2 लोगों के इल्म में था, और जिस सुबह ये गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त ये 4 लोगों के इल्म में था। हम आपको बताते हैं कौन थे। और फिर जब ये गिरफ्तारी होगी, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद फिर जो चीज़ें चली वो फिर उसके अलावा थी। तो ये ज़रा ये बताते हैं कि गिरफ्तारी का फ़ैसला जब हुआ एक दिन पहले, तो उस वक्त जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो थे सिर्फ उनके इल्म में था, ठीक है, CGS के इल्म में। और जो ISI थी उसको इस पूरे ऑपरेशन से मेन लूप में नहीं लिया गया था। ISI की किसी कमान के किसी लेवल पर ये इल्म में नहीं था कि ये होने जा रहा है।
ये तो ज़रूर इल्म में था कि जनरल फैज़ हमीद के बारे में चीज़ें चल रही हैं, इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, उनके बारे में ये इत्तलात आ रही हैं, उनकी सरगर्मियों के बारे में ये इत्तलात आ रही हैं, लेकिन कि क्या उनको गिरफ़्तारी का फ़ैसला कर लिया गया और अब कर लिया गया, कब कर लिया गया, ये अभी उस तरह से इल्म में नहीं था। फिर जिस सुबह उनको हिरासत में लिया गया, उस सुबह फिर 4 लोगों की मीटिंग हुई। उसमें कहते हैं कि आर्मी चीफ ज़रा ये बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद थे। ज़ाहिर बात है, आर्मी चीफ हैं, उनकी कंसेंट के बगैर इतना बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। ये कोई एक आम लेफ्टिनेंट जनरल या किसी मेजर जनरल का डिसीजन नहीं हो सकता कि हमने जनरल फैज़ हमीद को अरेस्ट करना है। मस्ट बी, ठीक है, ये तो उनके लेवल पर ही डिसीजन होना था और उन्हीं के लेवल पर ये डिसाइड होना था किस तरह से करना है। वहाँ पर ये डिसीजन हुआ। जिस सुबह फिर अगली सुबह जब एक शाम पहले डिसीजन लिया जा चुका था, तो अगली सुबह फिर 4 लोगों का इजलास हुआ। पहले 2 लोगों का था एक दिन पहले, जिसमें आर्मी चीफ और उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, जबकि अगले दिन सुबह 4 लोगों का इजलास हुआ जिस दिन गिरफ्तारी हुई। उसमें ज़रा ये बताते हैं कि DGMI थे और क्वार्टर मास्टर जनरल भी ज़रा ये बताते हैं कि वो भी थे। और फिर वहाँ पे कहते हैं कि डिसीजन हुआ कि इनको इस तरह हिरासत में लिया जाएगा। वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि किस तरह से इनको हिरासत में लिया जाएगा। वो DGMI को हदायत दी गई कि आपके लोग जाएंगे एहलकारों के साथ जिन्होंने हिरासत में लेना है जनरल फैज़ हमीद को, और इस तरह से उनको ट्रीट करके लाएंगे कि वहाँ पर कोई बदमज़गी ना हो। और जो दूसरी तरफ ये भी डिसाइड हुआ कि किस जगह पर उनको रखा जाएगा, किस मेस में, वहाँ पर क्या इंतज़ामात होंगे, उसके भी उसी वक्त तमाम, जिसे कहते हैं ना, वो अहकामात जारी हुए। ये नहीं कि एक दिन पहले से कोई, जैसे होता है ना कि कहीं कमरा तैयार कर लिया गया था, वहाँ पे स्टाफ तैनात हो गया था और इंतज़ार हो रहा था कि कल या परसों जब भी अरेस्ट करना लेंगे। नहीं, उसी सुबह ये सब कुछ डिसाइड हुआ, कहाँ पे रखा जाएगा, कहाँ पे ले जाया जाएगा। और फिर जो टीम थी वो गई और वो जाके जनरल फैज़ हमीद साहब को ला के उस जगह पर उस मिलिट्री मेस में ले गई। उनकी रावलपिंडी की रिहाइशगाह से उनको लिया गया और तहवील में, और फिर उनको उस मेस में पहुंचाया गया, जहां पर वो जाके फिर उन्होंने अपनी जो हमने कल ही आपको बताया कि वहाँ पर वो एक जूनियर जिसे कहते हैं कमीशन ऑफिसर उनके ऊपर तैनात हैं, जो उनके तमाम मामलात की निगरानी कर रहे हैं, और जो उनको जनरल फैज़ हमीद को कुछ अगर कुछ रिक्वायर्ड है सब कुछ, तो वो देख रहे हैं। तो यूँ उनकी गिरफ़्तारी हुई। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि इसमें और भी गिरफ़्तारियों का इम्कान है। तो जी बिल्कुल, इसमें और भी गिरफ़्तारियों का इम्कान है। उसमें एक तो नुसरत जावेद साहब की, जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी ख़बर है। तो नुसरत जावेद साहब बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। तो उनके मुताबिक ये 40 मज़ीद गिरफ़्तारियाँ इस गिरफ़्तारी के फॉलोअप में होंगी, वो पाइपलाइन में हैं। और जो, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद, आपको फिर मैं कहूँगा ना कि वो अकेले तो नहीं ना सब कुछ कर रहे होंगे, तो उनके 2 लोग भी होंगे। फिर हमने आपको एक वर्ड आगे भी कल भी यूज़ किया, परसों भी यूज़ किया, कि ये जनरल फैज़ हमीद फैक्शन ख़त्म की जाएगी अब। तो जनरल फैज़ हमीद फैक्शन का मतलब है कि जनरल फैज़ हमीद अकेले नहीं, ये एक फैक्शन है जिसको अब फाइनली, जिसे कहते हैं ना, 2 फैक्शंस थी, जनरल आसिम मुनीर और जनरल फैज़ हमीद, DGMI और DGC ISI के ज़माने से। तो अब फाइनली वो जो एक हतमी कंक्लूजन की तरफ इस मामले को ले जाया जा रहा है। तो उसमें अब फिर ज़ाहिर बात है, अब और भी 40 लोगों के ये कहा जा रहा है। उस 40 लोग में फ़ौज के लोग भी हो सकते हैं, सर्विंग या रिटायर्ड, और उसमें हम आपको भी कुछ नाम भी बताएंगे। और उसके अलावा उसमें कुछ सिविलियंस भी जद में आ सकते हैं। वो कोई उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी हो सकता है, कोई ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड भी हो सकता है, ठीक है, कोई लॉ इन्फोर्समेंट से भी बैकग्राउंड हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें होंगी आने वाले दिनों में, आप देखेंगे जो गिरफ़्तारियाँ होंगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन गिरफ़्तारियों की ख़बरें भी आया करेंगी, फिर उनके इंकशाफात भी आया करेंगे कि ये क्यों हुआ, तो फ़लान क्यों हुआ। तो ये चीज़ें वगैरह फिर चलती रहेगी, जैसे कहते हैं ना कि वो स्टोरी बिल्डअप होती रहेगी, एक बनती रहेगी, इधर से ये हो गया, उधर से वो हो गया। तो वो सब है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से नाम हैं जो ज़राए बता रहे हैं कि जिनको मुस्तकबिल करीब में हिरासत में लिया जा सकता है। और इस सिलसिले में कल एक बड़ा वाक़या हुआ है। वो ये हुआ है कि कल जो जनरल फैज़ हमीद का आबाई गांव है चकवाल में, लतीफ़ाल के नाम से, वहाँ पर कल
जिसे कहते हैं अस्करी हुकाम ने लेकिन ज़्यादातर सिविल कपड़ों में वहाँ पर रेड किया है और उनके घर पर रेड करके दस्तावेज़ात, कंप्यूटर और कुछ अफराद को हिरासत में लिया है। दस्तावेज़ात तहवील में लिए हैं, कुछ गैजेट्स जो हैं वो भी तहवील में लिए हैं। और ये आपको बड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि अगर आपको याद हो लास्ट टाइम भी कुछ अर्सा पहले खबर आई थी कि जी वो जनरल फैज़ हमीद साहब के भाई ने जो सरदार नरिफ हैं जो पटवारी थे लेकिन फिर बाद में तहसीलदार बन गए, जब जनरल फैज़ हमीद DGI से आए थे तो उन्होंने प्रमोट तो नहीं था। तो बहरहाल उन्होंने एक FIR करवाई थी कि उनके कुछ मुलाजमीन ने उनके 2 आईफोन चोरी कर लिए, एक iPhone 12 और एक कुछ इस तरह से। तो वो भी फिर ज़ाहिर बात है, जब इस तरह के गैजेट्स हों उनमें बहुत कुछ होता है और अगर वो रिकवर हो जाए तो फिर उनमें से चाहे डिलीट भी की गई चीज़ें वो रिकवर हो जाती हैं। तो ज़ाहिर बात है फिर वो रफ़ा दफ़ा करने के लिए आप फिर ऐसे आईफोन तोड़ के तल्फ कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। ज़ाहिर बात है ही वाज एक्स स्पाई चीफ, तो इतने तो बेवकूफ़ वो नहीं है कि वो ऐसी चीज़ों को रखते रिकॉर्ड पर कि कल को अगर कोई ऐसा वैसा वक्त आ जाए तो आप मेरे गैजेट से सब कुछ निकाल लें। लेकिन बहरहाल अब फिर भी वहाँ पे रेड हुआ है, वहाँ से चीज़ें कुछ बरामद की गई हैं और वहाँ से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और उनको भी रावलपिंडी ही मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन अब बातें हैं उन नामों की तरफ जो गिरफ्तारी के इम्कान हैं। तो अब जो नाम गिरफ्तारी के लिए ज़ेरे गौर हैं, जिनका बहुत जल्द इम्कान है कि गिरफ़्तार हो जाएंगे, तो उसमें एक नाम जो है वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम फ़खर हैं। ठीक है, इनकी भी ये एक्स OC थे ISI में, इनकी गिरफ़्तारी का बताया जा रहा है कि इनको गिरफ़्तार करने का वाज़ेह इम्कान है। इसके अलावा ज़राए बता रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ़ार, ये ISI के DDG प्रोजेक्ट्स थे, इनकी भी गिरफ़्तारी के लिए जिसे कहते हैं तैयारियां मुकम्मल हैं। ज़राए बताते हैं ये भी गिरफ़्तार होंगे। इसके अलावा इर्तज़ा हारून है, ठीक है, इनको आप कह रहे हैं मुर्तज़ा हारून भी कहते थे। ये उस वक्त वो DD थे गोलरा डट के, जो ISI के इंटरनल विंग के लिए था। तो ये भी इनकी भी गिरफ़्तारी, क्योंकि ये गोलरा के पास ही ये था टॉप सिटी और ये F11 जहाँ पर ये तमाम ऑपरेशन हुआ था, तो ये उस डट के थे और इनकी भी गिरफ़्तारी का ज़राए बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इम्कान है। इसके अलावा कुछ और भी किरदार हैं जो उस वक्त राब्ते में रहे कंवर मुइज़ से, उनकी भी गिरफ़्तारी का इम्कान है। और तो ये तमाम एक वो की जा रही है इन सर्कल के इन लोगों की अब आने वाले दिनों में गिरफ़्तारियाँ होंगी और जब गिरफ़्तारियाँ होंगी तो फिर बहुत सी चीज़ें मज़ीद भी सामने आएंगी। तो ये एक हमने आपको अपडेट दी है। अब देखते हैं कि चीज़ें किस तरफ बढ़ती हैं, लेकिन फ़िलहाल डायरेक्शन अभी तक ज़्यादा जो है वो फोकस वो टॉप सिटी के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो पोस्ट रिटायरमेंट उनकी सरगर्मियां हैं उन पर अभी प्रॉपर काम सिर्फ इस हद तक ही हुआ है कि जो रेड किया गया है चकवाल में उनके आबाई गांव में लतीफ़ाल में, और उनकी जो घर पे किया गया है, जो उधर उनका फार्म हाउस है, वहाँ से जो कुछ रिकवर किया गया है, वो कहते हैं कि वो इस सिमत में है जो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो कुछ किया, तो उसको वहाँ से आइडेंटिफाई करने किया जाएगा। लेकिन टॉप सिटी के सिलसिले में ये इस किस्म की गिरफ्तारियाँ करके मामला निपटाया जाएगा। और जो दूसरी तरफ है पोस्ट रिटायरमेंट वाले, उसमें जब ये इस तरह की दस्तावेज़ात इकट्ठी की जा रही हैं, वहाँ से कुछ लीड्स लेने की कोशिश की जाएगी और उन लीड्स को फिर उन लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी एज ए एविडेंस, जो लोग जिनके बारे में जहाँ पर कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ की। तो अब देखते हैं, दो सिमत में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से जो चीज़ें बढ़ेंगी वो इसी तरफ हैं। उसके अलावा कुछ और भी सीनियर अफसरान के नाम भी लिए जा रहे हैं कि वो भी हिरासत में हो सकते हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि हमारे पास उन नामों के बारे में कोई बहुत ज़िम्मेदार जगह से ज़राए से हमें नहीं इत्तला आई, तो इसलिए हम उन सीनियर लोगों के नाम नहीं ले रहे। लेकिन बाकी जिन लोगों के हमें नाम की काफ़ी हद तक कन्फर्मेशन मिल रही है, उनके नाम हमने आपके सामने लिए हैं। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक़ पेशरफ़्त के बारे में कि क्या चल रहा है फ़ौज के अंदर, किस तरह से चल रहा है, तो हम आपको बताते रहेंगे अनसेंसर्ड करके। यही अनसेंसर्ड का ख़ासा है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।